अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ क्रब साइकिल। ठीक है, तो जो क्रब साइकिल का प्रोसेस है वो हमें पता है कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका जो सेकंड पैथवे है वो हमारे पास क्या होता है, क्रब साइकिल। ठीक है, तो क्रब साइकिल की सारी जो थ्योरी है, सारी एक्सप्लेनेशन है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ क्रब साइकिल। तो जिस तरह हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन की जाती है, इसी तरह ही क्रब साइकिल की रेगुलेशन की जाती है। तो रेगुलेशन ऑफ क्रब साइकिल में मुख्तलिफ इंजाइम्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो हम इंजाइम्स देखेंगे ये क्रब साइकिल के अंदर ही जो इस्तेमाल होने वाले इंजाइम्स हैं वो हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली जो इंजाइम्स इस साइकिल के अंदर है वही इसके प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे ना, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो जो इंजाइम्स जो रेगुलेट करते हैं क्रब साइकिल को वो कौन कौन से हैं, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट सिंथेस, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम। ठीक है, तो ये तीन इंजाइम्स जो हैं ये रेगुलेट करते हैं क्रब्स साइकिल को। ठीक, तो जो ये इंजाइम्स है ना वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से, मतलब कि इस साइकिल को रेगुलेट करते हैं ये इंजाइम्स, ये तीन इंजाइम्स, और इन तीन इंजाइम्स को रेगुलेट करती हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस इन तीन इंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एलोस्टेरिक रेगुलेटर। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने फिर आगे जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट का काम यही है ना कि उसने एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके आगे प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो सबस्ट्रेट के हिसाब से आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर सबस्ट्रेट कम है तो आगे प्रोडक्ट भी कम ही बनेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बन गई है क्रब साइकिल से, तो उसके हिसाब से इस साइकिल को रेगुलेट किया जाएगा। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, एटीपी की बात कर लेंगे, या फिर अब हम बात करेंगे NADPH की। अगर NADPH की क्रब साइकिल के प्रोसेस के अंदर हमें पता है बनता है, अगर NADPH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बन चुकी है, ये प्रोडक्ट जो है NADPH का बहुत ज़्यादा एक एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है क्रब साइकिल के प्रोसेस के जरिए। ठीक है ना, तो एक्यूमुलेशन की वजह से ये प्रोडक्ट है ना ये इनहिबिट कर देती है इस प्रोसेस को। ये एक इनहिबिटर की तरह यहाँ पे NADPH जो होगा वो एक्ट करेगा, क्योंकि अब बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है इतनी चीज़ की, तो क्यों फिर बनेगी। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एलोस्टेरिक रेगुलेटर। प्रेजेंस ऑफ एन एलोस्टेरिक रेगुलेटर की मतलब क्या है, एलोस्टेरिक वो होते हैं इंजाइम्स जिनके पास एक से ज़्यादा एक्टिव साइट मौजूद होती है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेटर का मतलब ये क्या है कि एक ऐसा इंजाइम पाया जा रहा है जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्टिव साइट मौजूद है, जो एक एक्टिव साइट के अलावा जो एलोस्टेरिक साइट है उसके साथ जाके कोई भी जो है वो सबस्ट्रेट रिएक्ट कर गया है, उसके साथ ज्वाइंट कर लिया है उसने, मिल गया है और एक अलग ही प्रोडक्ट जो है वो बन गई है, या फिर प्रोडक्ट की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट कर दी गई है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन इंजाइम्स को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। फर्स्ट इंजाइम्स आर रेगुलेटेड बाय 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट की मिकदार इसको रेगुलेट करेगी इंजाइम्स को, ये जो 3 इंजाइम्स हैं इनको, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और लास्ट में क्या है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एलोस्टेरिक रेगुलेटर। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स पाए जाते हैं इस साइकिल के अंदर। तो इनहिबिटर जो होता है वो मोस्टली ATP और NADPH होता है, और जो एक्टिवेटर है वो है ADP। ATP जो होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक हाई एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो जब एक हाई एनर्जी जो है वो पाई जा रही है बॉडी के अंदर और बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही है, तो बॉडी को पता है ना कि अब मैंने क्यों कोई साइकिल चलाना है, मैंने अब आगे जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक क्यों लेके जाना है। कि क्रब साइकिल चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे चलेगी ना, तो बॉडी को पता है कि मैंने क्यों करना है ये सारा कुछ, मेरे पास तो इनफ अमाउंट ATP है, मैं क्यों बनाऊँगा और ATP, जिसकी वजह से जो NADPH है जो कि ATP की प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ होता है, और यही NADPH कहाँ पर बनता है, जो वहाँ पर यूज़ होता है क्रब साइकिल में, तो NADPH की प्रोडक्शन जो हो वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, और ATP जो है वो फिर क्योंकि ऑब्वियसली पहले से मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोई नहीं चलेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो जिसकी वजह से क्रब साइकिल जो है वो नहीं आगे चलेगा, तो ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करेंगे। तो दूसरी बात है हमारे पास एक्टिवेटर्स में ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये जो है ये हाई करेंसी की अलामत नहीं है, ये लो एनर्जी की अलामत है, क्योंकि जो डाई इन दोनों फॉस्फेट के इसके अंदर ना, मतलब क्या है, एडिनोसिन के साथ ना जो 2 फॉस्फेट मौजूद है, एक और फॉस्फेट लगेगा तो हाई एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल बनेगा, वो कौन सा होगा, ATP, ये वाला ATP। ठीक है, तो जब एक्टिवेटर का मतलब क्या है, जब बॉडी के अंदर ADP मौजूद होगी तो पता होगा कि क्रब साइकिल चलाना है, क्रब साइकिल से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलनी है, फिर ATP बननी है, कि हमें ज़रूरत है
एटीपी बनाने की। तो फिर बॉडी के अंदर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे इन एंजाइम्स की जो यूज़ होते हैं क्रेब्स साइकिल में, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट सिंथेज और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सिट्रेट सिंथेज की अगर बात करें तो सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और जब क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो यही है कि एसिटाइल कोए जो कि पीछे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है पायरोवेट की, वो और ऑक्सैलो एसीटेट ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। और यहाँ पे जो इनहिबिटर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, एटीपी। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एटीपी क्यों इनहिबिटर होता है इस्तेमाल, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है उसके पास, उसने क्यों बनानी है और एनर्जी। एनएडीएच भी वही बात है, जब एनर्जी मौजूद है ऑलरेडी तो एनएडीएच तो होना है, वो तो यूज़ होना है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एनएडीपीएच यूज़ होता है, तो वो तो वहाँ भी यूज़ होना है। अब जब वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों बनाएगा कोई चीज़ ना, तो फिर क्रेब्स साइकिल क्यों चलेगा। आगे सिट्रेट, सिट्रेट जो होता है ना ये प्रोडक्ट इनहिबिशन काज करता है, यही वाला सिट्रेट। ठीक है ना, ये इनहिबिटर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एंजाइम्स के, वो प्रोडक्ट इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, वो किस सूरत में इनहिबिटर्स होते हैं, जब ये प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो जब सिट्रेट जो होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा तो ये प्रॉब्लम काज करेगा, और फिर यही सिट्रेट जाके सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट इनहिबिशन हो जाएगी, प्रोडक्ट खुद एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, आगे एक्टिवेटर्स की बात करें तो एडीपी, एडीपी एक साइन है लो एनर्जी का बॉडी के अंदर। ठीक है, और एटीपी साइन है हाई एनर्जी का, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, दूसरा एंजाइम है रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इसका भी जो एक्टिवेटर है वो एडीपी है। एज यू नो कि एडीपी इज द साइन ऑफ लो एनर्जी करेंसी इन द बॉडी, और इनहिबिटर क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच। उसके बाद हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट की बात करें तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है ये भी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सिनल को ए के अंदर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। और इसका भी जो एक्टिवेटर होता है इसका, ठीक है ना, इस एंजाइम का एक्टिवेटर कौन है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसका इनहिबिटर कौन है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADH। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको क्रेब्स साइकिल की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।